जब से इक्वेशन ऑफ मोशन टर्म हमने यूज करना शुरू किया है, मतलब जब से हमने बेसिक मैथ शुरू किया है, तब से कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, इसके एग्जांपल्स ले रहे हैं, है ना। तो मोशन इन वन डायमेंशन के कई एग्जांपल्स हमने लिए, चाहे वो वेक्टर हो, चाहे वो ग्राफ हो, या कहीं इंटीग्रेशन वगैरह में भी क्या किया हमने देखा है, डिफरेंशिएशन में भी हमने इसका क्या किया, एग्जाम्पल लिया। हर बार मैंने क्या किया है, मेंशन किया है कि बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन हम सिर्फ और सिर्फ तब यूज कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो, है ना। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो। आज हम ये देखेंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो हम इसे यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ कहां कहां लगा पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। इसका मतलब यह है कि अगर हमें ऐसा लगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है या फोर्स कांस्टेंट नहीं है, उसका मतलब हुआ कि वहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज नहीं करना है। तो कहां यूज करना है वो तो हमें पता ही होना चाहिए, साथ ही साथ कहां यूज नहीं करना है वो भी हमें पता होना चाहिए, राइट, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ऐसे कुछ केसेस ले रहे हैं जहां पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर जहां पे यूज नहीं करना है वहां पे तुमने उसको लगा दिया तो ऑब्वियस सी बात है आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। तो पहले कुछ केसेस मैं ऐसे ले रहा, कुछ केसेस में बता दे रहा जहां पे इसको यूज करना ही नहीं है, राइट। तो एक एग्जांपल मान लो मैंने इस तरह से ले लिया, लेट्स से मैंने बोला कि यहां पे मेरे पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे मेरे पास एक क्या है, नेगेटिव चार्ज, राइट। दोनों इनिशियली किस में है, रेस्ट में है। दोनों की वेलोसिटी कितनी है, 0, और जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो है लेट्स से कितना, r। अब जैसे ही मैं क्या करूंगा, इनको रिलीज करूंगा, वैसे ही दोनों में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, राइट। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से दोनों पास मूव करना शुरू करेंगे। पास आते आते मैंने क्वेश्चन किया कि जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रह गया लेट्स से हाफ r/2, तो इनकी वेलोसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। हमें पता है कि अगर हम क्या कर दे, इनको रिलीज कर दे, तो इन पे क्या लगेगा, एक अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगेगा, तो ये पास आना शुरू करेंगे। फिर पूछा है कि जब इनके बीच का डिस्टेंस हाफ रह जाएगा, पहले अगर r था तो बाद में r/2, तो इनकी वेलोसिटी क्या होगी। अब जब हम इसको क्या करते देखते हैं तो हमें ऐसा लग सकता है कि यार इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल पूछा है, डिस्टेंस गिवन है, तुरंत दिमाग में आता है कहीं ना कहीं कि शायद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्या कर लें, यूज कर ले, और वहां से हमारा आंसर आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। अगर हम क्या करें देखिए, तो हम बोलेंगे इनके बीच में फोर्स जो लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, कोलम्बिक फोर्स, जिसको हम लिखेंगे क्या, K(Q1Q2) डिवाइड बाई r², राइट। और फोर्स को हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो हो गया K(Q1Q2) डिवाइड बाई r²। जैसे जैसे ये पास आएंगे वैसे वैसे r की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही, और जैसे जैसे r की वैल्यू कम होती जाएगी वैसे वैसे फोर्स बढ़ता जाएगा। फोर्स के बढ़ने का मतलब है एक्सीलरेशन का बढ़ना, क्योंकि मास चेंज नहीं होगा फिलहाल, राइट। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में मूवमेंट की वजह से हम कभी भी मास को चेंज नहीं करेंगे, राइट, कि वो क्या करने लगा, मूव करने लगा और मास चेंज हो गया। लेकिन हां, अगर यही वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के आसपास होने लगे तो वहां पे मास भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, मास बढ़ जाता है, राइट। आइंस्टाइन के इक्वेशन के अकॉर्डिंग, किसी ने सुना इस तरह से, m = m0 डिवाइड बाई √1 - v²/c², कुछ इस तरह का, राइट। लेकिन ये सारी चीजें क्या है, बिल्कुल अलग है। इनमें जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो स्पीड ऑफ लाइट के आसपास होनी चाहिए। इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, रिलेटिविस्टिक स्पीड, राइट। तो इन जनरल हम उसको कभी लेके नहीं चलेंगे, हम ऐसा नहीं मानेंगे सर क्वेश्चन दिया सर इसकी वेलोसिटी क्या स्पीड ऑफ लाइट के आसपास है, नहीं, वो कंसीडर ही नहीं करना है, नॉर्मल लेके चलना है। हम बोलेंगे देखो ऐसा है कि मास तो चेंज होगा नहीं, तो क्या बचा, एक्सेलरेशन। बेटा अगर r की वैल्यू चेंज होने लगे तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। हमने तुरंत बोला कि इसका मतलब यह है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये चीख चीख के बता रहा है कि भैया कुछ भी कर लो, बस इक्वेशन ऑफ मोशन यूज मत करना। तो आता है सर इक्वेशन ऑफ मोशन अगर यूज नहीं कर सकते पर क्वेश्चन तो है, तो सॉल्व कैसे करेंगे। तो दो रास्ते बचते हैं। एक रास्ता कि भैया इनके लिए तुम नया इक्वेशन बनाओ, ऐसा नहीं है कि बस वही तीनों, वो तीन इन जनरल वाले इक्वेशन है। अलग अलग सिनारियो पे, स्पेसिफिक कंडीशन पे अलग अलग टाइप के इक्वेशन बन सकते हैं, वो भी आज क्या करेंगे हम देखेंगे। तो या तो हो क्या है कि तुम इस केस के लिए क्या करो, अलग टाइप का इक्वेशन बनाओ और फिर उससे सॉल्व करो, बट हर केस के लिए इक्वेशन बन ही जाए जरूरी नहीं है, और बन भी जाएगा तो हम बनाते नहीं है क्योंकि वो झंझट है।
तो पहला जो रास्ता है कि नया इक्वेशन ऑफ मोशन हम उसको यूज नहीं करते। दूसरा रास्ता होता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, राइट। तो हम इसको यूज करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैं फिलहाल सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिख दे रहा, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी ही मैं यहां पे क्या कर रहा, मीन कर रहा। तो मैं ये तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि अगर ऐसे क्वेश्चंस को हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ये हुआ कि हमारा वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर अभी से इंपॉर्टेंट हो गया। ऐसे सारे क्वेश्चन जहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते, वहां पे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आ रही बात समझ में, राइट। ऐसे में यूज नहीं करना। एक आध केस और ले लेते हैं। मान लो केस ले लिया मैंने एसएचएम का, राइट, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। सिंपल हार्मोनिक मोशन में इस तरह से बोल दिया कि मान लो हमने क्या किया, एक पेंडुलम लिया है, उसको इतना वर्टिकल से थीटा एंगल तक हमने राइज किया, रेस किया और यहां से रिलीज कर दिया। रिलीज किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0। यहां से रिलीज कर दिया। जैसे जैसे ये नीचे आएगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो क्वेश्चन पूछा है जब ये मिड पॉइंट में पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी, राइट। अब सवाल आ रहा है, अब सीधा सीधा मन में आ रहा है कि सर इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल पूछा है, इनके बीच का डिस्टेंस ये हो गया, थर्ड इक्वेशन लगा देते हैं। बट अगेन यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं होगा, होगा नहीं होगा यार, मुझे ऐसा लग रहा है शायद हो जाए, क्योंकि इसमें क्या लग रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट होती, वेरिएबल होती। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाना चाहिए। समझो भले यहां पे लग क्या रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पर वो इसको वापस अपनी जगह पे नहीं ला रहा, बल्कि उसका एक कंपोनेंट ला रहा है। देखो बेटा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, जी कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा जी साइन थीटा। ये वो एक्सेलरेशन है जो इसको क्या कर रहा है, रिस्टोर कर रहा है, राइट, ना कि जी। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, देखिए, तो हम बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन कौन काम कर रहा है, जी साइन थीटा। जैसे जैसे पास आएगा वैसे वैसे थीटा की वैल्यू क्या होगी, चेंज। और अगर थीटा चेंज हो जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज। तो हम कहेंगे अगेन ये वैल्यू कांस्टेंट, और अगर ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं है तो अगेन हमने वही बोला कि कुछ भी हो जाए इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं करना है। तो दो तरीके बचे, या तो यहां पे हम क्या करेंगे, नए इक्वेशन बनाएंगे, या तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एसएचएम में दोनों ही यूज करते हैं। जैसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या करते हैं, पढ़ते हैं, सबसे पहले यहां पे इक्वेशन ही बनाते हैं, क्योंकि ये अपने आप में खुद क्या है, एक ब्रॉड टर्म है। बहुत सारी इक्वेशन जितना भी बना, राइट, किसी भी मोशन के लिए चार चीजें जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। ये चार फैक्टर जरूरी हैं। इन सबके बीच में जितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, सबके बीच का रिलेशन निकालते हैं। फिर चाहे वो वीटी हो, वीए हो, वीएक्स हो, चाहे वो एटी हो, एएक्स हो, जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे सबका रिलेशन निकालते हैं। और दूसरा, हम चाहे तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, और लगाते भी हैं। हमारा तीसरा चैप्टर रहेगा क्या, सर्कुलर मोशन। अगर हम देखें तो एक सर्कुलर मोशन का एक पार्ट कहलाएगा क्या, एसएचएम। हम ऐसा मान सकते हैं, एक कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एक छोटा सा पार्ट ले ले तो एसएचएम टाइप का कहलाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगाते हैं। तो दोनों ही तरीके हमारे पास हैं, चाहे तो हम नया इक्वेशन बना लें, चाहे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लें। बट ध्यान रहे, जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम तीन यहां पे पढ़ने वाले हैं उनको यूज नहीं करना है। तो कहां यूज करना है वो तो हम पूरे चैप्टर में सीखेंगे, पर कहां यूज नहीं कर सकते उनके भी कुछ केसेस मैंने क्या कर दिए, बता दिए। दिमाग में हमेशा रखना है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हुआ तो यूज नहीं कर सकते। अब हमें सीखना है कि क्यों एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यूज कर रहे हैं, राइट। पहले इसको नोट करो। देखो बेटा, तो हमें क्या करना है, अपने इक्वेशन ऑफ मोशन देखने हैं। सबसे पहले हमें देखना है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। सबसे पहले हमें देखना है फर्स्ट इक्वेशन। पहला इक्वेशन किनके बीच का रिलेशन है, वेलोसिटी एंड टाइम, राइट, वेलोसिटी एंड टाइम। तो हमने यहां पे लिखा कि जो एक्सेलरेशन होता है उसे लिखा जाता है क्या, डीवी बाई डी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a dt, और अगर मुझे कंप्लीट वैल्यू निकालनी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। अब समझो यहां पे ध्यान से देखो, जो a और dt है ये दोनों कैसे हैं, अलग अलग फंक्शन। इसके आगे हम दो कंडीशन में प्रोसीड कर सकते हैं, या तो ये एक्सेलरेशन मिले इन टर्म्स ऑफ टाइम, या तो एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। अब कहीं भी इससे पहले एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम नहीं दिया गया है,
तो यहां पे हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे कि एक्सेलरेशन अगर क्या हो, कांस्टेंट हो, तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो हमने यहां पे लगा दिया इफ। जहां पे भी इफ है मतलब एक कंडीशन लगा हुआ है, इसका मतलब है इसके आगे आने वाला जितना इक्वेशन होगा, जो भी रिजल्ट होगा, उस एक कंडीशन के साथ, टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आएगा। तो उस इक्वेशन के साथ साथ कंडीशन भी क्या करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। और वो कंडीशन क्या है कि अगर एक्सीलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट हुआ तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं और हम बोलेंगे dv इज इक्वल टू a dt। इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब लिमिट अगर पुट करें तो हम बोले अगर टाइम की वैल्यू 0 से लेके कहां तक वेरी कर रहा है, t तक। जब टाइम 0 था उस टाइम पे जो वेलोसिटी थी दैट इज नोन एज इनिशियल वेलोसिटी, राइट। t इज इक्वल टू 0 पे जो भी वेलोसिटी कंसीडर करोगे वो क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी। और t टाइम पे हमने कंसीडर कर लिया लेट्स से कितना, v। dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, v। लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, v माइनस यू। a बाहर है, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t। तो हमारे पास इक्वेशन आता है v इज इक्वल टू u प्लस at। ये हमारा क्या है, पहला इक्वेशन, राइट। ये हमारा पहला इक्वेशन। अब सवाल आता है लेकिन सर हम तो ड्रॉपर के स्टूडेंट, हम क्या करेंगे डेरिवेशन का। डेरिवेशन तो पूछता नहीं, डेरिवेशन नहीं पूछता बेटा। बट अगर कोई बढ़िया क्वेश्चन दे दिया तो तुमको ये पता होना चाहिए, राइट। तुमको ये पता होना चाहिए कि जिस रिजल्ट तक तुम पहुंचे हो वो कैसे पहुंचे हो और उसके पहले क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। जैसे मैं यहां पे सिंपल क्या कर रहा है, एक बढ़िया एग्जांपल ले रहा, ये एग्जांपल है, राइट। एक बार क्वेश्चन एग्जाम में आया और एग्जाम में आया क्वेश्चन है कि अगर ऐसा हो गया कि a इज इक्वल टू क्या है, kt है। मतलब हमारा जो एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट नहीं है बल्कि किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। तो अगर बोला इफ a इज इक्वल टू kt देन फर्स्ट इक्वेशन विल बी, राइट। सीधा सीधा बोला कि अगर ऐसा हो जाए कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो बल्कि किसका फंक्शन है, टाइम का, तो हमारा जो पहला इक्वेशन है वो क्या होना चाहिए। यहां पे बता दिया है कि जो k है वो क्या है, कांस्टेंट, और t क्या है हमारा, टाइम। मतलब जो एक्सेलरेशन है वो टाइम का फंक्शन हो गया। अब अगर किसी ने बिल्कुल जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो होशियार लोग हैं, उन लोग सीधा सीधा आंसर लगाएंगे कि सर देखो ऐसा है कि हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस at होता है, a की जगह पे क्या दिया है, kt। तो हमारा आंसर हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस a की जगह पे kt इंटू t। तो आंसर आएगा क्या, u प्लस kt स्क्वायर। ऐसा लग सकता है लेकिन ऑब्वियस सी बात है ये आंसर नहीं होगा। इतना सवाल थोड़ी बोलेगा यार तुमसे। तुमको लगता है कि इस तरह का क्वेश्चन बोलेगा कि देखो तुमको v इज इक्वल टू यू प्लस at पता है, a की जगह kt पुट करके दिखाओ पुट कर सकते हो कि नहीं। ऑब्वियस सी बात है ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, उसके बावजूद बहुत सारे लोग आंसर इस तरह से लगाएंगे। ऑप्शन पहला यही था, मतलब वो चाह ही नहीं रहा कि तुम आगे बढ़ पाओ। पहली गलती की और पहला ही ऑप्शन है, रुको यहीं पे, करो गलत फिर निकलो। वो ये चाहता है, आगे के ऑप्शन में बढ़ने ही नहीं देगा। बट तुमने डेरिवेशन अगर देखा हुआ है तो तुमको पता है कि ये तब आया है जब ये कंडीशन है, बीच में ये कंडीशन, इसके बाद वाली सारी चीजें कंडीशनल है कि भैया इसको तब यूज करना है जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। बट क्या यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है ही नहीं। तो हमें उस पॉइंट पे जाना पड़ेगा जहां पे कोई कंडीशन नहीं लगा, इसके एक स्टेप पहले। इसके एक स्टेप पहले का अगर तुम क्या करो देखो तो यहां पे कोई किसी भी टाइप का कंडीशन नहीं है, ये हमेशा एप्लीकेबल है। तो हम पहुंचे यहां पे और यहां से शुरू किया हमने सॉल्व करना। हमने बोला dv इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, a dt, और इसको इंटीग्रेट करेंगे। क्या दिया है, a इज इक्वल टू kt। तो हमने यहां पे a की जगह पे पुट कर दिया kt इंटू dt और लेफ्ट हैंड साइड पे dv। टाइम जब 0 था तो वेलोसिटी इनिशियल कहलाएगा और t टाइम पे फाइनल v कहलाएगा। dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, v। k कांस्टेंट बोला है बाहर निकलेगा, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2। लिमिट पुट करोगे तो भी वही आ जाएगा। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे v माइनस यू लगेगी और यहां पे क्या आ जाएगा, t स्क्वायर बाई 2। अरे आ रही बात समझ में। तो हमें मिला रिलेशन v इज इक्वल टू यू प्लस हाफ kt स्क्वायर, राइट। ये आएगा अगर एक्सेलरेशन क्या रहा, kt के बराबर रहा है। v इज इक्वल टू यू प्लस हाफ kt स्क्वायर। हाँ, तुम चाहो तो इसको लिख सकते हो kt इंटू टी और kt को रिप्लेस कर सकते हो a से। तो चाहो तो इसी को रिप्लेस कर सकते हो v इज इक्वल टू यू प्लस हाफ at। हाँ, कल कोई आगे मत बोलो सर ये वाला फॉर्मूला कब कब लगाएंगे, कब पता चलेगा ये लगना है कि ये लगना है। नहीं बेटा, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है
कि अगर ऐसा एक्सेलरेशन होता तो इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह से चेंज होता। क्वेश्चन कल को आ सकता है कि a इज इक्वल टू kt स्क्वायर होता तो कैसा आता। अरे आ रही बात समझ में, है ना। तब हमारा इक्वेशन हो जाता पहला क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस हाफ kt स्क्वायर, और वो तब पता चलेगा जब हमें एक्चुअल डेरिवेशन पता हो। आया समझ में। फिर हमने बोला एक काम करते हैं, सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं। तो फिर हमने यहां पे लिखा क्या, सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन किसके बीच का रिलेशन है, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के। वो बताता है कि टाइम के साथ जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे चेंज होता है। तो यहां पे हमने यूज किया वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाई dt। तो ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v dt। पूरा निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब यहां पे हम फंस गए, राइट। यहां पे हम फंसे, एक तरफ है वेलोसिटी, एक तरफ है टाइम। आगे प्रोसीड करने के दो रास्ते हैं, या तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, बट वो हो नहीं सकता क्योंकि एक्सेलरेशन है सीन में। जब तक सीन में एक्सेलरेशन रहेगा तब तक वेलोसिटी बेचारा कांस्टेंट नहीं हो सकता। तो क्या बचा फिर, इसको कन्वर्ट करें इन टर्म्स ऑफ टाइम, राइट। देखो आज तक भी तुमने किया हुआ है, डेरिवेशन याद किया हुआ है, राइट। तुम्हारे टीचर आके बता देते हैं कि फिर v को रिप्लेस कर देंगे इससे, ऐसा कर देंगे और सॉल्व करेंगे। बट अब तुमको रियलाइज होना चाहिए कि इसके बाद वाला स्टेप क्यों लिख रहे हैं, क्यों उसको रिप्लेस कर रहे हैं, क्यों हम डायरेक्ट ऐसे नहीं सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले भी क्या किया था, तुमने पढ़ा था, पर अब तुमको क्या करना है, सीखना है कि एग्जैक्टली क्यों अगला स्टेप ले रहे हैं। क्या यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि आगे प्रोसीड करने के लिए या तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वो हो नहीं सकता, नहीं है तो इसको सिमिलर फंक्शन में लाया जाए। कैसे लाएंगे सिमिलर फंक्शन में, v इज इक्वल टू यू प्लस at से, ये हमें पता है। तो हमने यहां पे v को रिप्लेस कर दिया किससे, u प्लस at इंटू dt, और इधर पे क्या है ds। इनको हम अलग अलग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। मतलब u dt को अलग एंड at dt को अलग, और इधर पे क्या लिखा हुआ है ds। टाइम की वैल्यू जब जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो कंसीडर कर लिया, और t टाइम पे हमने डिस्प्लेसमेंट मान लिया s, ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s। इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी बेटा, राइट। वेलोसिटी नो डाउट क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, बट t इज इक्वल टू जीरो पे जो वेलोसिटी था, राइट, इनिशियल वेलोसिटी था, वो उतना ही रहेगा। मान लो सीधा सीधा बोला कि भाई इस पॉइंट को मैं दौड़ते हुए आ रहा हूं और इस पॉइंट को क्रॉस किया मैंने 10 मीटर पर सेकंड से। अब भले मेरी वेलोसिटी बढ़ती जाए चाहे घटती जाए, अगर वो इनिशियल है तो इनिशियल तो कितना रहेगा, 10 ही रहेगा, राइट। तुम ऐसे समझ सकते हो कि मान लो फिजिक्स की क्लास क्या हो रही है, 11:30 पे शुरू हो रही है, राइट। आज 11:30 पे नहीं बल्कि 11:40 पे शुरू हुआ। तो आज के लिए इनिशियल टाइम या फिजिक्स का स्टार्टिंग पॉइंट कितना है, 11:40 ही है। अब चाहे 11:50 पे क्लास खत्म हो जाए, चाहे 12 बजे क्लास खत्म हो, चाहे 3 बजे तक चलता रहे, कब खत्म होगा, फाइनल क्या होगा वो अलग बात है, पर इनिशियल तो उतना ही हो गया ना, राइट। तो इनिशियल वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। यू को हमने बाहर निकाल दिया, dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t। एक्सेलरेशन को अगर कांस्टेंट मानूंगा मैं तभी वो बाहर आएगा। मतलब तुरंत यहां पे कंडीशन लग गया कि भैया आगे जो रिजल्ट आने वाला है वो तब जब a की वैल्यू क्या रहे, कांस्टेंट। तो हमने बोला अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, में लिख नहीं रहा, बस मान लेना है कि तब a बाहर आएगा, और t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, राइट, t स्क्वायर बाई 2। तो यहां पे आ जाएगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये भी तब अप्लीकेबल है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। यहां पे हमने बोला है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो तुम चाहो तो यहां पे लिख सकते हो इफ a इज इक्वल टू कांस्टेंट। अरे आ रहा समझ में। यहीं से एक और क्वेश्चन आया, राइट, वापस इसी तरह का क्वेश्चन आया था, सेम यही क्वेश्चन पूछा था, अगर a इज इक्वल टू kt हो, अगर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है, kt, मतलब कांस्टेंट नहीं है, तो पूछा है कि सेकंड इक्वेशन क्या होगा, देन सेकंड इक्वेशन विल बी। अरे यार ये बात समझ में है ना, इसको तुम्हें करना है। हाँ, एक चीज तो हम बता सकते हैं कि क्या नहीं होगा, राइट, एक चीज तो हम बता सकते हैं कि क्या नहीं होगा। ऑब्वियस से बात है, ए की जगह पे अगर सिर्फ kt पुट कर दोगे और सोचोगे कि ये आंसर हो जाए तो वो तो पॉसिबल। तो हम इतना तो बता सकते हैं कि भैया ऐसा है कि ut प्लस हाफ kt क्यूब अगर तुम सोचो, और ये कहां से आया समझ में आ रहा है ना, ए की जगह पे kt स्क्वायर, तो ऐसा तो नहीं होगा जो कि ऑप्शन में रहेगा। तो क्या होगा ये तुमको क्या करना है, पता करना है। कर सकते हो, गुड, उनको नोट करो और इसको सॉल्व करो। देखो बेटा,
तुम्हें सेकंड इक्वेशन तब निकालना है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो, बल्कि क्या हो, a इज इक्वल टू के टी के बराबर हो। सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, ds इज इक्वल टू v dt का इंटीग्रेशन, राइट, यहां से लिखेंगे। अब मुझे बताओ, जब a इज इक्वल टू के टी है तो क्या तुम्हें वहां पे v इक्वल टू यू प्लस ए टी पुट करना चाहिए, बट यहां पे तुम फिर v इक्वल टू यू प्लस ए टी पुट करके वहां से सॉल्व करना शुरू कर रहे हो। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो क्या फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी आता है, तो तुम यहां पे फिर v इक्वल टू यू प्लस ए टी पुट करके सॉल्व क्यों कर रहे हो? जब उसको पुट करके सॉल्व करोगे तो आंसर तुम्हारा 1/3 आएगा, उसको पुट नहीं करना है, बल्कि उस टाइम में फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, u प्लस हाफ के टी स्क्वायर, तो उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन यूज करना है और तुम रखोगे u प्लस हाफ के टी स्क्वायर इंटू डी टी और इधर लिखोगे ds, राइट, ये हो जाएगा s। u dt को तुम अलग सॉल्व कर सकते हो, हाफ के टी स्क्वायर dt को तुम क्या कर सकते हो, अलग सॉल्व कर सकते हो, तो ये हो जाएगा ut 1/2 के बाहर निकलेगा और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना, t क्यूब बाई 3, तो आंसर आएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/6 के टी क्यूब। आया समझ में? जब एक्सेलरेशन के टी के बराबर है ना, तो उस टाइम पे फर्स्ट इक्वेशन v का रिलेशन ये लेंगे हम, ना कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर है ये? इसलिए वो 1/3 आ रहा था। नोट करो बेटा इसे। गुड। फिर हम देख रहे हैं क्या, थर्ड इक्वेशन, राइट, हमने यहां पे देखा थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन किसके बीच का रिलेशन है, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, तो हमें वो लिखना पड़ेगा, राइट। तो हमने यहां पे लिखा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। एक्सेलरेशन तो रहेगा ही रहेगा, वेलोसिटी चाहिए, बट यहां पे एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, टाइम आ जा रहा है, राइट। जबकि थर्ड रिलेशन में टाइम कहीं भी नहीं है, तो टाइम को क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करने के लिए मैंने इसको लिख दिया डीवी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी। लिखा जा सकता है इस तरह से, राइट, डीएस से डिवाइड किया, डीएस से मल्टीप्लाई किया। ऐसा करने से जो ds बाई डी टी वाला पार्ट है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, v से। इसको हमने रिप्लेस कर दिया v से, तो ये आ गया v dv बाई ds, और इधर क्या है, e। अब रिलेशन में कहीं कोई टाइम नहीं है, ds को इधर कर दे तो क्या बचेगा, v dv। हमने लिखा v dv इज इक्वल टू a ds। पूरा निकालना है तो हम इंटीग्रेट करेंगे। यहां पे किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो फंक्शन और जैसा जिसके साथ चेंज हो रहा है दोनों क्या है, सेम है। बस लिमिट पुट करेंगे कहां से कहां तक, u से v, और डिस्प्लेसमेंट की लिमिट 0 से s। आगे तभी प्रोसीड कर पाएंगे जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, राइट। तीनों में कंडीशन लगा हुआ है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो फिर हमने लिखा अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तब हम बाहर निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 लिमिट u टू v, a बाहर आएगा, और ये हो जाएगा ds लिमिट 0 टू s। यहां पुट करेंगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 इधर चला जाएगा, तो हमें मिला यहां पे, मैंने यहां पे गलत लिखा, सॉरी, ds का इंटीग्रेशन s। यहां पे आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो आंसर आया v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये रिलेशन है। इसमें अभी तक किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है कि अगर एक्सेलरेशन किसी और का फंक्शन हो, और जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था वो पूछ भी नहीं सकता, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन किसका फंक्शन हुआ, टाइम का, तो यहां पुट करने के बावजूद ये दोनों कैसे रहेंगे, अलग अलग टाइप रहेंगे, तो प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, मैं तुम लोग को एक होमवर्क क्वेश्चन जरूर यहां पे दे रहा हूं, सिमिलर टाइप का होमवर्क क्वेश्चन है। मैंने बोला इफ a इज इक्वल टू के एस स्क्वायर, ऐसा फंक्शन दे दिया जहां पे s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और k क्या है, कांस्टेंट, देन थर्ड इक्वेशन हमारा कैसा होगा, राइट। ये तुम्हारा क्या है, होमवर्क है, राइट। इसको नोट कर लो, होमवर्क लिख लेना है, उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। नोट करो जरा इसे। 3 इक्वेशन के अलावा हमारे पास एक और इक्वेशन है, राइट, और वो इक्वेशन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। दोनों में डिफरेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, दोनों में क्या है, डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है समझो। जैसे मान लो मैंने तुमको बोला कि भाई 5 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो टाइम इंटरवल है कितने का, 5 सेकेंड का। लेकिन अगर मैं बोलूं 5वें सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है,
तो टाइम इंटरवल है कितने का? 1 सेकेंड का। अरे आ रही बात समझ में? हमारा जो सेकंड इक्वेशन है वो यही है कि 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, n सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट। पर मुझे और क्या निकालना है? nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो एक और हमें क्या करना है, देखना है डिस्प्लेसमेंट nth सेकंड। अरे छोड़ रहा हूं क्लास भाई, काहे पटका पटकी कर रहे हो? डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड, राइट? मतलब मुझे निकाला है 5वां सेकंड, और वो सेकंड का टाइम इंटरवल कितने का होगा? 1 सेकंड का। पर वो 1 सेकंड किन के बीच का है पहले तो वो जानो। 5वां सेकंड किसके बीच का होता है? 4 से 5 के बीच वाला 5वां कहलाएगा, 5 से 6 के बीच में 5वां कहलाएगा? 4 से 5 के बीच वाला जो 1 सेकंड है वो 5वां सेकंड कहलाएगा, या 5 से 6 के बीच वाला जो सेकंड है वो 5वां कहलाएगा? 4 से 6 के बीच एक अलग ही नाटक इसके चल रहे हैं। अबे 4 से 6 के बीच में 2 सेकंड का गैप हो गया। ये मैंने आज तक मेरे पूरे टीचिंग करियर में मैंने ये आंसर तो नहीं सुना। 5वां सेकंड क्या? 4 से 6 के बीच का। वाह, कोई बात नहीं, वो भी ऐसे से कर रहा है। मैंने भी कुछ मेमोरी क्रिएट कर ली सर, राइट? कितने कह रहे हैं? 4 से 5 के बीच वाला जो सेकंड है वो 5वां है। कितने कह रहे हैं? 5 से 6 के बीच वाला 5वां है। मतलब दोनों टाइप वाले आंसर है। देखो बेटा, अगर कभी भी इसमें कंफ्यूजन रहे कि सर वो 5वां सेकंड कौन सा 1 सेकंड है, किसी के मन में ऐसा, क्योंकि ऐसे आंसर भी आ गए हैं, तो मैं ये भी किसी को सर 4.5 से 5.5 के बीच वाला 5 है। कोई ऐसा भी तो नहीं है भाई? हो सकते हैं, है ना? कोई भरोसा नहीं है। देखो बेटा, जब भी कंफ्यूजन हो कि सर ये 5वां सेकंड कौन सा है, तो हमेशा सोचा करो पहले सेकंड के बारे में। पहला सेकंड कौन सा होगा? 0 से 1 वाला ही क्या कहलाएगा? पहला वही कहलाएगा ना। तो 5वां कौन सा कहलाएगा? 4 से 5 के बीच में। क्लियर? ये ऐसे कहलाते हैं, है ना? तो कंफ्यूजन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा 5वां सेकंड कहलाएगा 4 से 5 में। अब इसको कैसे निकालें? तो मान लो मैंने बोला कि यार यहां से मैं चलना शुरू किया, चलते 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 4 सेकंड में मैं पहुंचा 18 मीटर, और जब पूरा 5 सेकंड हो गया तो मैं वहां से 20 मीटर पे। मतलब ये हुआ कि टोटल 5 सेकंड में मैंने 20 मीटर, और शुरू के 4 सेकंड में मैंने 18 मीटर कवर किया। तो लास्ट के 2 मीटर लास्ट वाले सेकंड में कवर किया होगा, राइट? जो 2 मीटर और कवर किया वो लास्ट सेकंड में, और वो सेकंड कौन सा है? 5वां। अगर मुझे 5वें सेकंड में कितना चला ये निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? टोटल 5 सेकंड में से जितना चला हूं मैं माइनस कर दूंगा शुरू के 4 सेकंड में कितना चला है। आ रही बात समझ में? जिनको अभी भी नहीं आ रहा, बिल्कुल सिंपल सा यार। मान लो तुमने 25 दिन में 1000 रुपए जोड़ लिए, और टोटल 30 दिन में 1500 रुपए जोड़ लिए, तो जो 500 रुपए जोड़े वो लास्ट के 5 दिन में जोड़े होंगे ना। तो 30 दिन में 1500, उससे पहले 25 दिन में तो 1000 रुपए हो ही गए थे, तो लास्ट के 5 दिन में 500 रुपए जोड़े। बिल्कुल सेम वही कि भैया इतने में इतना चला है, 1 सेकंड पहले इतना चला है, तो लास्ट वाला सेकंड इतना चला। अरे आई बात समझ में? तो अगर मैं तुमसे बोलूं nth सेकंड किनके बीच का हुआ, तो ये हो जाएगा n और n-1, उससे एक ठीक 1 सेकंड पहले के बीच में। तो n-1 और n के बीच वाला सेकंड कौन सा कहलाएगा? nth सेकंड। और अगर मुझे ये निकालना है कि nth सेकंड में कितना चला, तो मैं बोलूंगा टोटल n सेकंड में जितना चला है उससे माइनस कर देंगे 1 सेकंड पहले वो और कितना चला है। तो 5 - 4, 6 - 5, ऐसे करके निकालेंगे। अरे आ रही बात समझ में? अब टोटल n सेकंड में कितना चला है ये निकाल सकते हैं हम भी विद द हेल्प ऑफ सेकंड इक्वेशन, राइट? फॉर्मूला है हमारे पास s = ut + ½ at²। बस t की जगह n पुट कर दे रहे हैं, तो हम बोलेंगे n सेकंड में चला गया डिस्टेंस कितना है? un + ½ an²। ये हो गया। फिर हमें देखना है कि भाई उससे 1 सेकंड पहले मतलब n-1 में कितना चला, तो हम लिखेंगे u n-1 ½ a n-1 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो un - u हो जाएगा ½ a - b का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? a² + b² - 2ab, ये हो जाएगा। और एक्सपेंड कर दें तो हो जाएगा un - u + n²/2 + a/2 -2 से 2 कैंसिल होके कितना? an। इक्वेशन नंबर 3, राइट? इसको यहां पुट कर दो, इसको यहां पुट कर दो,
राइट। सेकंड से थर्ड को क्या करना है, माइनस करना है, मतलब इसमें क्या होगा, माइनस। जब इसमें माइनस होगा तो सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो इमेजिन करना है कि इसमें सबका साइन उल्टा लिखा हुआ है, राइट, क्योंकि माइनस होने वाला है। यहां पे लिखा है क्या, UN, यहां पे क्या है, माइनस UN, क्योंकि बेटा माइनस होने वाले हैं। तो UN और माइनस UN कैंसिल, ये हट गया। यहां पे लिखा है हाफ AN स्क्वायर, यहां पे लिखा है माइनस हाफ AN स्क्वायर, ये भी कैंसिल। तो ये कैंसिल हो गया, ये हट गया, क्या क्या बच गया, तो बचा है क्या, U माइनस A/2 प्लस AN। मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके और लिख दे रहा हूं। मैंने इसको लिखा SNth इज इक्वल टू U प्लस A/2 2n माइनस 1। तुम चेक करो, U लिखा हुआ है, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कैंसिल होकर क्या आएगा, प्लस AN। इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो तो क्या देगा, माइनस A/2, मतलब उसको यही लिखा हुआ है। अरे आया समझ में। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बट रुक जाओ, अभी इस इक्वेशन को लिखना नहीं है। इस इक्वेशन के लिए मेरे पास 3 क्वेश्चन है जिसको तुमको क्या करना है, आंसर देना है, फिर आगे बढ़ते हैं। राइट, समझो। पहला क्वेश्चन मैं ये पूछना चाह रहा कि इसमें जो मैंने n लिखा है, क्या मैं इसमें फ्रैक्शनल टाइम यूज कर सकता हूं। अभी जवाब नहीं देना, मैं लिख दे रहा। पहला क्वेश्चन ये फ्रैक्शनल टाइम। फ्रैक्शनल टाइम कहने का मतलब है, मैंने बोला फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, फिफ्थ सेकंड, इनके लिए तो यूज कर सकते। क्या मैं इसको 3.5 सेकंड के लिए, 1.2 सेकंड के लिए, 5/9 सेकंड के लिए, क्या इनको यूज किया जा सकता है, ये 9/5 सेकंड के लिए इनको यूज किया जा सकता है। पहला क्वेश्चन ये है। तो मैंने लिखा इज दिस फॉर्मूला applicable for fractional time, like n is equal to 1.2 सेकंड, क्या मैं यूज कर सकता हूं, राइट। 5/3 सेकंड, 2.9 सेकंड, इस तरह का यूज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, पहले इस पे हमें डिस्कस करना है। सेकेंड क्वेश्चन मेरा इस पे है कि ये जो फॉर्मूला है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, डिस्टेंस के लिए है, डिस्प्लेसमेंट के लिए है, या दोनों के लिए है, राइट। सेकेंड ये है। तो हमने लिखा इज दिस इक्वेशन एप्लीकेबल फॉर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और बोथ, राइट। सेकेंड ये है। थर्ड है हमारे पास जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इज दिस फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट, राइट। क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, राइट। ये 3 क्वेश्चन है जिसका आंसर देना है हमें। सबसे पहले, क्या इस फॉर्मूले को मैं ऐसे यूज कर सकता हूं 2.5 सेकंड के लिए, 1.9 सेकंड के लिए। पॉपी रुक जा, क्या बोला मैंने, पहले मेरे 3 सवाल का जवाब दे फिर आगे बढ़। एडवेंचरस फीलिंग नहीं आ रही तेरे को, हैं? पाप पड़ेगा। बता, क्या इस फॉर्मूले को 1.2 सेकंड के लिए यूज कर लूं मैं? नहीं। कोई ऐसा सर यूज कर लूं? कर सकते, राइट। किया जा सकता है बेटा। ये जो फॉर्मूला है, राइट, वो किसके लिए, nth सेकंड, और वो टाइम इंटरवल कितने का है, 1 सेकंड। मतलब ये बोल रहा है कि बस 1 सेकंड की टाइम इंटरवल के लिए तुम इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। फिर चाहे वो चौथा, पांचवां, छठवां सेकंड हो, चाहे वो 2.5वां सेकंड। अरे मान लो 2.5 सेकंड भी है, तो 2.5 सेकंड का टाइम इंटरवल किनके बीच में आएगा, 1.5 से लेके, सॉरी 2.5 का 1.5 से लेके 2.5, लेकिन 1.5 से लेके 2.5 के बीच में 1 सेकंड का गैप है या नहीं है, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं 1.8 सेकंड के लिए किया जा सकता है, 1.8 सेकंड का मतलब क्या है, 0.8 से लेके 1.8 के बीच का जो 1 सेकंड है, हाँ 1 सेकंड से स्मॉल के लिए यूज नहीं कर सकते। अगर मैंने बोला 0.6 सेकंड के लिए, तो नहीं, 0.6 सेकंड के लिए 1 सेकंड का इंटरवल है ही नहीं। तो इनके लिए तुम क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। बस ध्यान रहे n की वैल्यू 1 से कम नहीं होनी चाहिए। 1 से कम वाली वैल्यू के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए टाइम इंटरवल 1 सेकंड का नहीं होगा। सेकंड,
डिस्टेंस के लिए यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज करेंगे, या दोनों के लिए यूज करेंगे? ये बताओ मुझे, जो इक्वेशन ऑफ मोशन में एस होता है वो डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, या दोनों होता है? तो जो फॉर्मूले से तुमने इसको निकाला है उसमें ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, तो आंसर जो आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा, वो भी किसके लिए आएगा? डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो डिस्टेंस के लिए कैसे एप्लीकेबल है? ये अलग बात है कि जब तक पार्टिकल बिल्कुल पलटी ना मारे, सेम डायरेक्शन मूव करे, तब तक डिस्टेंस बराबर हो जाता है डिस्प्लेसमेंट के लिए। बट फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के लिए थोड़ी ना है, फॉर्मूला किसके लिए? डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो हम बोलेंगे ओनली फॉर डिस्प्लेसमेंट। इसका मैं एग्जांपल भी बता देना। याद करो, डिस्प्लेसमेंट का सबसे पहला क्वेश्चन हमने क्या किया था? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, जिसमें एक पार्टिकल के लिए हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाला था। किसके लिए? 3 सेकंड के लिए। उसमें हो ही रहा था कि ये पार्टिकल चल रहा था, 2 सेकंड पहुंचा, फिर 2.5 सेकंड में वेलोसिटी 0 हुई थी या नहीं हुई? और 2.5 सेकंड के बाद पार्टिकल पलटी मारा था और वापस आया था। 3 सेकंड के लिए निकालना था। अगर मैं बोलता 3rd सेकंड के लिए डिस्टेंस और 3rd सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट, तो 3rd सेकंड का मतलब 3 और 2 के बीच में। बेटा 2 पे यहां कहीं था, 2.5 पे यहां था, और 3 पे इधर आया। तुमको क्या लगता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तीसरे सेकंड के लिए सेम था क्या? अगर तुम बोलोगे सर दोनों के लिए एप्लीकेबल, मतलब इसी फॉर्मूले से मैं डिस्टेंस भी निकाल सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं, गलत हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तुम इमेजिन करो किस क्वेश्चन की बात कर रहा मैं। 2 सेकंड 3 सेकंड में निकालना था, 2 सेकंड तक आगे चला, 2.5 सेकंड में वेलोसिटी 0 हुई और 2.5 सेकंड के बाद वापस आ गया था। तीसरा सेकंड कौन सा कहलाएगा? 3 से 2 के बीच में। 3 से 2 के बीच, 2 से 3 के बीच में ना वो पार्टिकल पलट चुका था, जिससे डिस्टेंस अलग। और तो किसके लिए? सिर्फ यह अलग बात है कि पार्टिकल पलटी नहीं मारेगा तो डिस्टेंस निकाल लो। समझ में आया? सबसे मेन, क्या यह फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है? याद करो मैंने कुछ बताया था। डायमेंशनली करेक्ट कहने का मतलब है जो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड का होना चाहिए वही डायमेंशन राइट हैंड साइड का होगा, तभी फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होगा। चेक करो जरा, क्या यह फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है? नो सर। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये फॉर्मूला एनसीईआरटी वगैरह में दिया है कि नहीं दिया? तुमने यूज किया है कि नहीं किया? बचपन में किया है? तुमने डायमेंशनली इनकरेक्ट फॉर्मूला यूज किया। और मैंने तुमको क्या किया था, एक चीज बोला था यूनिट डायमेंशन के टाइम पे कि भैया अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो हो सकता है वो करेक्ट हो सकता है करेक्ट, बताया था कि नहीं बताया था? लेकिन अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो 100% इनकरेक्ट होगा। फिर चाहे आइंस्टाइन की आत्मा आकर भी तुमको बोले कि इस फॉर्मूले को यूज कर ले, तुमको बोलना है नहीं, क्योंकि डायमेंशनली इनकरेक्ट है। तो मुझे बताओ, तुमने डायमेंशनली इनकरेक्ट फॉर्मूला यूज कर, क्योंकि यहां तो मुझे क्या दिख रहा है? एस एनथ। एस एनथ का मतलब क्या है भाई? इस सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट? आंसर किस में देते? तुम मीटर में देते ना, कि भाई बताओ कि चौथे सेकंड में कितना चला। तुम बताते 5 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर, जितना भी चला। पर जैसे तुम इधर पे आ रहे हो, ये क्या दिख रहा है? वेलोसिटी। तो क्या यहां पे हमने ऐसा कर दिया क्या कि इधर पे तो डायमेंशन किसका हो गया? एल का, और इधर पे डायमेंशन LT-1 का? ये कैसे होगा? ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, तभी तो यूज कर पा रहे हैं। हाउ? कैसे? ना ना, डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड। चलो देखो, सोचो, ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन हाँ, अगर इसमें टाइम मल्टीप्लाइड होता तो ये और ये कैंसिल होके क्या मिल जाता? तब तो दिख जाता, पर दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? समझो, उसका आंसर छुपा है डेरिवेशन में, इसलिए करवाया जाता है। देखो बेटा, ध्यान दो जरा, ये क्या है? वेलोसिटी। ये n-1 क्या है? टाइम। अरे टाइम है ना, अगर ये 5 सेकंड है तो ये 4 सेकंड, ये 4 है तो ये 3, पर है तो टाइम। n क्या है? टाइम। 1 क्या है? टाइम। अरे टाइम से टाइम ही तो माइनस होगा, राइट? तो ये 1 डायमेंशनलेस नहीं है, बल्कि 1 सेकेंड है।
अगर n टाइम है तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा, सेकंड का ही होगा, डायमेंशन टाइम का ही होगा। तो ये भी टाइम और ये भी क्या है, टाइम। ये 1 सेकेंड है। जब तुमने इसको क्या किया, इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये तो हो गया u इंटू एन, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम, जो हो गया डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहां भी तो इसके साथ 1 सेकंड साथ मल्टीप्लाई हुआ। यहां पे मैंने क्या किया है, वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 1 सेकंड से। तो वेलोसिटी को अगर मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया टाइम से, तो वो क्या बन चुका है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां जो तुम्हें यू दिख रहा है वो अकेला नहीं है, इसके साथ 1 सेकंड मल्टीप्लाई है। ध्यान से दिखा, हाँ राइट। इस वेलोसिटी के साथ क्या मल्टीप्लाई है ऑलरेडी, 1 सेकंड। तो अगर मैं वेलोसिटी के डायमेंशन से टाइम के डायमेंशन को क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, राइट। तो ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला है। बिल्कुल सिंपल सा पर बढ़िया तगड़ा क्वेश्चन। जितने आते हैं ना बिल्कुल इस तरह से कि हमने तैयारी कर ली है, और बिल्कुल जो बड़े बड़े टर्म यूज करते हैं, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, स्यूडो फोर्स, फलाना ढिमाके, इस तरह के, तुम उनसे बोलो भैया वो सब करो साइड में। एक बेसिक सा क्वेश्चन, ये जो फिजिक्स के ज्ञाता हैं, इनसे जाके तुम क्या करो, एक बेसिक सा सवाल पूछ लो, सिंपल इतना कि मुझे ये बता दो कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली सही है कि नहीं, बस खत्म। उतने से सब असलियत समझ में आ जाएगी। जरूर अगर उससे होगा तो थोड़ा बड़ा घबराएगा और बोलेगा नहीं डायमेंशनली तो सही है, तभी तो यूज कर पा रहे हैं, पर उससे तुम पूछ लो रीजन क्यों सही है, वो घुमाने की कोशिश करेगा तुमको। क्लियर है, ये आया समझ में, राइट। सिंपल सा बेटा, शायद ये क्वेश्चन तुम्हारे इसमें आया हुआ था, राइट, टेस्ट पेपर में आया हुआ था, राइट। करेक्शन है बोल रहा था, ये करेक्शन है नहीं है, बल्कि क्वेश्चन क्या है, अच्छा है। क्लियर, राइट। कल की क्लास में हम क्या करेंगे, इन पे क्वेश्चन करेंगे। अब तो हमारे पास 4 इक्वेशन है, कितने बढ़िया परमुटेशन कॉम्बिनेशन काम करेंगे, कितने वैरायटीज के क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर है ये। तो कल हम क्या करेंगे, देखेंगे केसेस, कितने वैरायटीज के क्वेश्चन बनेंगे, वो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। क्लियर, चलो थैंक यू।